नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस क्लासेस पर। मैं आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारी एनसीईआरटी की आगे नेक्स्ट सीरीज में। तो आज हम ज्योग्राफी का हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि फिफ्थ चैप्टर है वो लेके आए हैं। सिक्स क्लास के एनसीईआरटी हम कर रहे थे और सिक्स क्लास के एनसीईआरटी के बाद हम आगे बढ़े हैं। फोर्थ चैप्टर के बाद अब फिफ्थ चैप्टर करेंगे। तो फिफ्थ चैप्टर का जो स्टार्टिंग में सबसे पहले नाम पढ़ लेते हैं, नाम समझते हैं कि क्या है। ठीक है। फिफ्थ चैप्टर का जो नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी मेजर का मतलब तो हो गया प्रमुख, डोमेन्स का मतलब एरिया, एक स्पेसिफाइड एरिया की हम बात कर रहे हैं और पृथ्वी के ऊपर ये बात कर रहे हैं। तो हिंदी में इस चैप्टर का पूरी तरह नाम हो जाता है पृथ्वी, पृथ्वी के प्रमुख, प्रमुख, पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम हो जाएगा, पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र। और इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है कि एक्चुअली में है कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो अर्थ पे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इन जो है, अगर हम पूरी अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के, एक तो अर्थ अकेला ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। तो ऊपर से ये इनका जो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम वाला स्ट्रक्चर है अर्थ का, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्टिंग डोमेन्स है वो बहुत ज्यादा है। इंटरेक्टिंग डोमेन्स का मतलब क्या होता है? इंटरेक्टिंग डोमेन्स क्या है, क्योंकि अर्थ पे देखो अलग अलग तरह के एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फेयर भी है। क्या होता है सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं कि लिथोस्फेयर कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करता है, कैसे हाइड्रोस्फेयर इंटरेक्ट करता है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। जो भी आप लोगों में से एक सही एस्पिरेंट्स है वो अच्छे से जो इन वीडियोस को देखता है, प्लीज इसको पूरा देखा कीजिए। आधी अधूरी वीडियो देखने से आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी, और वीडियो को पूरा देखने से आपको जो नॉलेज मिलेगी वो बिल्कुल ही अलग लेवल की होगी। इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। ठीक है, ऐसा हिंदी इंग्लिश के लिए मैं जो पीडीएफ है इंग्लिश यूज जरूर कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में आपको वर्ड्स हिंदी में बता के चलो। ओके। और लास्ट में आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी होगा, एक जो बहुत आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अगर कोई यूपीएससी या एचपीएससी या कोई किसी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक बेनिफिशियल अनाउंसमेंट मैं लास्ट में करने वाला हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो अर्थ है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम से है, इंटरेक्टिंग डोमेन्स। यहाँ पे एक बहुत जटिल जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसका मतलब ही क्या होता है कि जटिल प्रणाली है बहुत। ठीक है, जटिल प्रणाली है आपस में। जो लाइफ है, क्योंकि अर्थ पे ही पॉसिबल है, तो ये जहाँ पे जितने भी डोमेन्स है वो सारे आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि लैंड यानी भूमि, ठीक है, वाटर जल, और अर्थ, हमारे हम पृथ्वी को बोल रहे हैं ये अर्थ पे, और इसके अलावा एयर। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं अर्थ पे, लैंड वाटर एयर, ये सारे आपस में लिंक्ड है। ठीक है, कोई इनको कोई अलग नहीं कर सकता लैंड वाटर एयर को। वैसे ही जो सरफेस है, सरफेस ऑफ जो अर्थ का जो कॉम्प्लेक्स जोन है अर्थ का, इसको मेजरली तीन हिस्सों में हम बांटते हैं। फर्स्ट इज लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर। दूसरा एटमोस्फेयर, अब हाइड्रोस्फेयर। ये भी तीनों मिलके ओवरलैप करते हैं, बात वहीं पे चल रही है। लिथोस्फेयर यानी लैंड वाला हिस्सा होता है, एटमोस्फेयर वाटर वाला हिस्सा होगा, पानी वाला जल वाला, और हाइड्रो जो सॉरी एटमोस्फेयर एयर वाला हिस्सा होगा, और हाइड्रोस्फेयर वाटर वाला हिस्सा होगा। क्या कहते हैं लिथोस्फेयर को? लिथोस्फेयर को कहते हैं स्थल मंडल। ठीक है, लिथोस्फेयर को हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं। वहीं पे एटमोस्फेयर को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल कहते हैं। और हाइड्रोस्फीयर को जलमंडल कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। तो ये सारे के सारे ना आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटर लिंक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। इसी चैप्टर को इसी कंसेप्ट से समझते हुए हम आगे चलते हैं और वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है लिथोस्फीयर, यानी हमारा स्थल मंडल। लिथोस्फीयर यानी हमारा स्थल मंडल। ठीक है, तो लिथोस्फीयर
सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। जैसे लिथो है, वर्ड जो लिथो है, जो वर्ड लिथोस है, ठीक है, इसमें अगर इसको दो हिस्सों में बांटे तो यहाँ पे वर्ड आता है एक लिथो और दूसरा स्पेयर। ठीक है, जो ये वर्ड लिथो है इसका मतलब होता है स्टोन। ठीक है, जस्ट मोमेंट। और और जो ये स्पेयर है, स्पेयर का मतलब हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो ऐसा एरिया जहाँ पे स्टोन हो तो उसी को लिथोस्फेयर कहते हैं। और बेसिकली हम पूरी लिथोस्फेयर की अगर डेफिनेशन की बात करें अर्थ पे, तो अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे सॉलिड पोर्शन है यानी ठोस एरिया जो है उसे ही लिथोस्फेयर कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमको रॉक्स मिलेंगे। इस लिथोस्फेयर में हमको रॉक्स मिल जाएंगे यानी चट्टानें मिल जाएंगी। अर्थ क्रस्ट जो भूपर पट्टी होती है, यानी जो अर्थ है, भूमि है, उसकी अपर जो लेयर है उसको हम जो क्रस्ट कहते हैं वो। और जो थिन लेयर ऑफ सॉइल है जहाँ पे फर्टिलिटी होती है जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं या ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, वो जो मिट्टी है, लेयर ऑफ सॉइल, ये सब के सब पार्ट है लिथोस्फेयर का। ठीक है, और लिथोस्फेयर को हम बेसिकली दो हिस्सों में देखते हैं। दो हिस्सों में देखते हैं, कौन से वो दो हिस्से हैं? एक हो जाता है कॉन्टिनेंट्स और एक होता है ओशन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट्स का मतलब है कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे महाद्वीपों की। ठीक है, और ओशंस में हम महासागरीय बेसिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिन यानी एरिया, एरिया की। जैसे मान लो, अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूँ तो ये इस तरह का कुछ शेप होगी ऐसा। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है जो अपर ऊपर की तरफ दिखाया है, ये जो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे बाहरी हम रह रहे हैं, जैसे हम एशिया कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, तो ये एक कॉन्टिनेंट है जिसको महाद्वीप कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे पानी पानी होगा। ठीक है, इस एरिया में पानी होगा। और इस पानी के नीचे वाली जो ये जमीन है, जो पानी के नीचे की जो जमीन है, उसे हम ओशन बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। आगे चलते हैं, लिथोस्फीयर में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अर्थ पे हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, क्योंकि हमने अभी बात की थी कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की। तो हम सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स को ही पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स में बेसिकली हमारे पास टोटल 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास, यानी महाद्वीप हैं। पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं हमारे 7 महाद्वीप। लेकिन इन सातों महाद्वीपों की कुछ खासियत है, पहले उनके साथ शुरुआत करते हैं। जो एशिया है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी ऐसा कि जब इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड का जो की बात करें तो 33% जो एरिया है, वर्ल्ड का 33% एरिया यानी वन थर्ड जो एरिया है, वो अकेला यही सिर्फ एशिया ही कैरी करता है। और एक ही अकेला 33.33% एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो इतना टोटल एरिया है वो अकेला एशिया के पास ही है। ठीक है, नेक्स्ट, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। यहाँ पे आपको एक समझाने के लिए मैं एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ईस्टर्न हेमिस्फेयर में कैसे क्या है। देखो, पहले भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। सपोज करो ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ का ये हमारा मैप है। ठीक है, मैंने इसको बीच में से दो हिस्सों में बांटा, जो प्राइम मेरिडियन है, जैसे दो हिस्सों में बांट दिया इसको। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल के इधर इस डायरेक्शन में, साउथ पोल के इधर डायरेक्शन में ये जो चीज, जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी ये वाला हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये हमारा हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ईस्टर्न यानी पूर्वी, और वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी। इसको बीच में से अर्थ को इक्वेटर भी दो भागों में बांटती है। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री पे, ये भी दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें, इधर ऊपर की तरफ की बात करें तो दोनों तरफ के ऊपर का ये हो जाएगा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एनएच लिख लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया।
ये जो पूरा एरिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी है, ठीक है। और नीचे वाला एरिया साउदर्न हेमिस्फेयर, दोनों ही बॉक्सेस, नीचे के दोनों बॉक्सेस साउदर्न हेमिस्फेयर हो गए, यानी दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध। तो अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज सभी की बात करें, कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम सभी की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने जिक्र किया एशिया का, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, और ये पड़ता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी यहाँ पे इस हिस्से में, यहाँ पे, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे पड़ता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, इस के बीच में से पास होके जाती है, हमें पता है हमारे इंडिया के बीच में से पास होके जाती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है वो एशिया में से पास होके जाती है, ये ऐसा कहना चाहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, एक पॉइंट और है यहाँ पे कि एक यूराल माउंटेन्स है एशिया के वेस्टर्न बॉर्डर पर, यानी पश्चिमी साइड, वेस्टर्न बॉर्डर पर, यहाँ पे इसको एक कलर चेंज करके ना दूसरे कलर से बना देते हैं। हाँ जी, इस वेस्टर्न बॉर्डर पे यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है, ये है यूराल माउंटेन्स। ये यूराल माउंटेन्स यहाँ पे का जो ये रेड सर्कल हमने बनाया है एशिया को, और एक और सर्कल हम बना देते हैं दूसरे कलर से, ये ब्राउन ले लेते हैं, ये वाला हिस्सा, ये ये है यूरोप, ठीक है। ये क्या है? यूरोप है, यूरो लिख देता हूँ यूरोप के लिए, और ये हमारा एशिया है, ठीक है। यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो माउंटेन्स हैं, एशिया के बिल्कुल वेस्ट में यानी पश्चिमी हिस्से में पड़ती है, जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है, ये है यूराल माउंटेन्स, ठीक है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना समझो इसको कि ये ऐसा है, तो ये हो गया एशिया, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोप, मैंने बता दिया यूराल माउंटेन्स ने इसको सेपरेट किया है, वेस्ट साइड में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से पास होती है, जो कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला हिस्से में है, ठीक है। हाँ जी, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले हिस्से में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हमने देखना आगे यूरोप, ठीक है। यूरोप जस्ट मैंने बता दिया यूराल माउंटेन्स के इस तरफ, यूराल माउंटेन के वेस्ट में, यूराल माउंटेन, अभी यहाँ पे देखना मैं यूराल माउंटेन को रेफरेंस ले रहा हूँ, तो यूराल माउंटेन के वेस्ट में यूरोप है, ईस्ट में एशिया है। तो हम अब इधर की बात कर रहे हैं, इस यूरोप की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाली यूरोप की बात कर रहे हैं। यहां से पास होता है आर्कटिक सर्कल, क्योंकि जो यूरोप की पोजीशन है वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं, वो यूं टेढ़ा है, यानी एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो जैसे एशिया यूं है, ये यूराल माउंटेन्स है, और ये ऐसे आप यूरोप इधर है, ठीक है, ऐसे। तो यहां से तो हमारे पास 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली पास हो रही थी, यहां से 66.5 डिग्री, कौन सी, 66.5 डिग्री वाली आर्कटिक सर्कल की जो लाइन है, 66.5 डिग्री, वो वाली यूरोप में से पास होती है। यूरोप में से, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बन रहा है, क्योंकि यूरोप के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। यूरोप के अंदर से पास होती है आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री नॉर्थ, है ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, इसके लगभग तीन तरफ वाटर बॉडीज है, और एक तरफ यूराल माउंटेन्स, यानी तीन तरफ पानी, एक तरफ पहाड़, ये यूरोप की कहानी, ठीक है। जरूरत हुई तो इस डायग्राम को दोबारा बना लेंगे, एक बार इसको क्लियर करके आगे समझते हैं, ठीक है। चलो जी, आगे समझने के लिए देखते, तीसरा जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका हमारे लिए सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, ठीक है। और ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही पास करती हैं। ये 0 डिग्री, 0 डिग्री पे इक्वेटर, 0 डिग्री
पे इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीनों ही लाइंस एशिया में से, सॉरी, अफ्रीका में से पास होती है, ना कि एशिया में से। ठीक है, तीनों ही लैटिट्यूड यहाँ से पास होती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, बिगेस्ट रेगिस्तान, सहारा, वो भी आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रेजेंट हम बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्दर्न पार्ट में ये आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिलेगा। और ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके चारों तरफ पानी है। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके चारों तरफ पानी है। ठीक है। और दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, नाइल रिवर या नील नदी जिसे हिंदी में कहते हैं, नील नदी, वो भी आपको इसी कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। तो अगर अब इसकी पोजीशन वो बनाने की कोशिश करूं, तो मैंने जैसे आपको बना के दिया था इस तरह का, यहाँ पे हमारा एशिया था, यहाँ यूरोप था। ठीक है। तो अफ्रीका की जो पोजीशन है वो यहाँ है, ऐसे। अफ्रीका की पोजीशन यहाँ है, और वो तीनों ही लाइंस इसके यहाँ से पास होती है, ऐसे। ठीक है। इक्वेटर एशिया से पास नहीं होती। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थ अमेरिका है, यानी महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। ये तीसरा लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये अफ्रीका का। नॉर्थ अमेरिका तीसरा, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका जो है ये लिंक्ड है साउथ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका जमीनी तौर से साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये एक इस्थमस से जुड़ा हुआ है। इस्थमस ऑफ पनामा नाम है। इस्थमस का मतलब क्या होता है? स्थल संधि। इस्थमस का नाम होता है स्थल संधि। ठीक है। क्या बोलेंगे इस्थमस को? स्थल संधि। लिख देता हूं आपके लिए, स्थल संधि। ठीक है। तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, कंप्लीटली नॉर्दर्न। और वेस्टर्न साइड यानी वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के ऊपर के दो थे, उसमें से लेफ्ट वाली साइड का जो है बॉक्स था, जिसमें हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर, मैंने आपको समझाया था, उस हिस्से में पूरी तरह लाई करता है। अगर हम बॉक्स बना के कहें तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे लाई करता है पूरी तरह। ठीक है। और थ्री ओशंस, इसके चारों तरफ तीन ओशंस हैं। इसके चारों तरफ तीन ओशंस हैं, यानी तीन महासागर है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से इस्थमस ऑफ पनामा से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट। इस्थमस ऑफ पनामा से जुड़ा हुआ है ये। और साउथ अमेरिका का जो ये हिस्सा है, ये मोस्टली साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। थोड़ा बहुत इसका हिस्सा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसका साउदर्न हेमिस्फेयर में ही देखने को मिलेगा आपको। एंडीज, एंडीज नाम याद रखना, ये एज इट इज नाम है। जैसे मेरा नाम आनंद इंग्लिश में भी आनंद है, तो हिंदी में भी आनंद ही है। वैसे ही इस पर्वत श्रृंखला का नाम हिंदी में भी आनंद है, तो सॉरी, हिंदी में भी एंडीज है, और इंग्लिश में भी एंडीज ही रहेगा। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। ठीक है। लंबी, लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो एंडीज है। ठीक है। और ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली हुई है, ऐसे। ये माउंटेन्स इस तरह से नहीं बनी हुई है, कोई ऐसे बनी हुई है, ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आ रही है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ आ रही है। और साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे जो बड़ी नदी है, लार्जेस्ट, अफ्रीका में लॉन्गेस्ट थी, लंबी थी, यहाँ पे लार्जेस्ट है, बड़ी है, जो कि कौन सी नदी होगी? अमेजन। ठीक है। ये डिलीवरी वाले अमेजन नहीं है, अमेजन नदी की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्टिनेंट पे, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है,
स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स जस्ट लाइज इन एंटायरली इन साउदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर में पूरी तरह लाई करता है। ठीक है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, और वो भी ईस्टर्न साइड। अगर इसकी पोजीशन आपको बताऊं मैं, तो पोजीशन जैसे बताई थी, इस हिस्से में यहाँ लाई करे। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फेयर, और सराउंडेड बाय ऑल साइडेड बाय ओशंस एंड सीज, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, छोटे समुद्रों से घिरा हुआ है, महासागरों से घिरा हुआ है। ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, यानी एक पूरी तरह ये द्वीप था जिसे कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया, और ये स्मॉलेस्ट है। तो अभी तक हमें कॉन्टिनेंट्स की हिस्ट्री में क्या पता लगा है कि सबसे जो बड़ा एशिया है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका है, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, और सबसे छोटा 7वें नंबर वाला ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे कि बीच में चौथा, पांचवा और छठा, इनकी रैंकिंग किस हिसाब से। तो अंटार्कटिका, उसके बाद बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका वैसे तो बहुत बड़ा है, ह्यूज कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंड है, ऑलमोस्ट सब पूरा का पूरा एरिया यहाँ जमा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा लोग रह नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे हमारा जो साउथ पोल है वो लाई करता है, इस कॉन्टिनेंट के बीचों बीच हमारा साउथ पोल लाई करता है। ठीक है, और ये काफी ऐसा एरिया है जहाँ पूरी तरह जमा हुआ है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में, जिसमें मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये आ जाते हैं। नेक्स्ट हम, अच्छा, कॉन्टिनेंट जो साइज वाइज नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 ये रह गया। ये नंबर 4 पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, नंबर 5 पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, और नंबर 6 पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि रैंकिंग वाइज, एरिया वाइज, कॉन्टिनेंट्स में चौथा, पांचवा और छठा कौन सा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल उस एरिया को कह रहे हैं जहां तक वायु है। हिंदी में अगर आप समझने की कोशिश करो, जहां तक वायु है, वायु या का मतलब यहाँ पे गैसेस से रिलेटेड बात। जिस लेयर तक, जहां ये वो पतली लेयर है जहां तक गैस है, कोई भी गैस हो, XYZ कोई भी गैस हो, अगर अर्थ का सरफेस, जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर तक जहां तक आपको गैस मिलेगी, गैस किसी भी फॉर्म में कोई भी गैस अगर मौजूद है, तो वो हिस्सा वायुमंडल में आता है। ठीक है, वो हिस्सा किस में आ जाता है, वायुमंडल में आ जाता है। अब ये जो वायुमंडल है, ये सराउंडेड बाय द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ का एरिया है, जैसे अभी मैंने बताया, अर्थ सरफेस के ऊपर की बात कर रहे हैं हम। हाइट है लगभग 1600 किलोमीटर तक। ठीक है, हाइट कितनी हाइट तक, लगभग 1600 किलोमीटर तक। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ से मतलब अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर तक हमें गैसेस देखने को मिलती हैं। हाँ जी, मिलती हैं। इसीलिए, ताकि हमें एक क्लियर आइडिया मिले, इसीलिए हमने एटमॉस्फेयर को 5 हिस्सों में बांटा है। ठीक है, हमने एटमॉस्फेयर को कितने 5 हिस्सों में बांटा है, और 5 लेयर्स उसकी बनाई है, जिसे मतलब हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग, और उसकी कुछ अदर जो प्रॉपर्टीज है, खासियत है, उनके अनुसार उनको बांटते हैं। ठीक है, इन जो लेयर्स हैं इनके नाम क्या है, इनके नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। मैं यहीं पे आप लोगों की इनके नाम क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहूँ, अभी नाम क्लियर कर देता हूँ आपके। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, इसे हिंदी में कहते हैं शोभ मंडल। ठीक है, शोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर है, उसे कहते हैं अ, हमारा समताप मंडल, समताप मंडल। मीजोस्फेयर को बोलेंगे मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। थर्मोस्फेयर को आयन मंडल, आयन मंडल। और एक्सोस्फेयर को बाह्य मंडल, मतलब जो बिल्कुल बाहर का है, बाह्य मंडल, मतलब बाहर का हो गया बिल्कुल एक्सोस्फेयर।
एग्जिट पॉइंट आ गया। इसी के अलावा हम थर्मोस्फेयर को इंग्लिश में, हिंदी में तो थर्मोस्फेयर को आयन मंडल कहते हैं, लेकिन आयन कहाँ है, इसीलिए इसको याद करने के लिए बता दूं कि आप थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, वायुमंडल है एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर आयन मंडल जिसे आयनोस्फेयर भी बोला जाता है, मीजोस्फेयर शोभ, जो मीजोस्फेयर मध्य मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, और ट्रोपोस्फेयर शोभ मंडल। ये जनरल कंसेप्ट है हमारा पूरा एटमॉस्फेयर का। और इस कंप्लीट को मिला के हम बात करें तो वो होता है एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल। वायुमंडल अलग नहीं है, ये पूरा हिस्सा है, और इसकी लगभग डिस्टेंस 1600 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो एटमॉस्फेयर है ये कंपोज है मेनली दो गैसेस आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके लगभग 99% गैसेस का जो कोटा है वो कंप्लीट कर देती है, यानी 99% जो गैसेस हैं वो ये इसी रूप में है, यही है। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन टोटल से लगभग 78% है, और ऑक्सीजन 21% है। तो 78 ये है और 21 ये है ऑक्सीजन। दोनों मिलके 99% गैस कवर कर देते हैं, और बाकी बचा 1%। 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, हीलियम और बाकी सारी की सारी XYZ सब गैसेस आ जाती है 1% के अंदर। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो एटमॉस्फेयर था यानी वायुमंडल वो कंप्लीट होता है। अब हम आ गए हैं हाइड्रोस्फेयर पर। हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो हाइड्रोस्फेयर हम किसको बोलते हैं, हाइड्रो वर्ड जो हाइड्रो है, हाइड्रो से वर्ड बन जाता है वाटर। ये हाइड्रो वर्ड शो करता है वाटर को। ठीक है, वाटर का मतलब जल। तो हम बात कर रहे हैं जल मंडल की, हम बात कर रहे हैं जल मंडल की। ठीक है, और जल मंडल कंप्राइज करता है वाटर से, यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जल की, और वो जल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, या गैस हो, यानी ठोस हो, जलीय हो, या गैस के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन होना जल चाहिए। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस के रूप में जल कैसे हैं, देखो जो आइस है ये कैसी है, सॉलिड रूप में, ठोस है। ठीक है, वहीं पे अगर वाटर की बात करें तो वो जल है, एक्चुअली में हम पानी पीते हैं, जल है। वाटर वेपर्स जो पानी है लेकिन हवा में है गैस के रूप में। और जो भी रनिंग वाटर है जो समुद्रों में मिल रहा है, या समुद्रों में जो पानी है, ये रिवर्स, नदियां हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, जो जमीन के नीचे जो पानी है, भूमिगत जल है, ये सब के सब हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। और हाइड्रोस्फेयर का इतना बड़ा पार्ट होने की वजह से जो लगभग 71% जो एरिया है अर्थ का, वहां पे सिर्फ पानी पानी। ठीक है, और 29% एरिया है जहां पे लैंड है। तो इसीलिए अर्थ को क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट, क्योंकि जब आसमान से अर्थ को देखते हैं ना तो वो ब्लू कलर की दिखती है। हमारे पानी के इतनी ज्यादा एबंडेंट फॉर्म में, इतनी ज्यादा जो एबंडेंट फॉर्म में मिलता है पानी, बहुत ज्यादा मात्रा में जो पानी मिल रहा है, इसी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहा गया है। ठीक है, और इसका मेजर जो हिस्सा है वो है ओशंस। तो हमें इसीलिए नेक्स्ट हमने पढ़ने पड़ेंगे ओशंस। ठीक है, तो ओशंस के बारे में मेनली पढ़ते हैं। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। अभी मैंने जस्ट आपको बताया सबसे बड़ा हिस्सा यही है, तो मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर यही कहलाएंगे। इंटरकनेक्टेड एंड वाटर इन द ओशन ऑलवेज मूविंग। जो इनका जो पानी है, जो ओशंस है, महासागर है, इनका जो पानी है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है, और वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। और जो मेजर, कह लो कि जो तीन मेजर मोमेंट्स होते हैं, तीन मेजर मोमेंट्स होते हैं ओशंस के, वो कौन से हैं, तीन मेजर मोमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेव्स, दूसरा टाइड्स, तीसरा ओशन करंट्स। वेव्स को तो सिंपल भाषा में हम कह देते हैं लहरें। ठीक है, जब आप समुद्र के किनारे बैठो तो वहां से एक जो लहरें जमीन को टच कर रही होती है उसे लहरें कहते हैं। ठीक है, टाइड्स होता है जवार भाटा।
ठीक है, टाइड्स को बोलते हैं ज्वार भाटा, और ओशन करंट्स को धाराएं। ठीक है, धाराएं, ओशन करंट्स को धाराएं बोले। 5 मेजर ओशंस हैं हमारे पास, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, ठीक है, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक। हिंदी में भी इनको नाम दिए गए हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है पैसिफिक ओशन। सबसे पहला कौन सा है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, किसी का नाम अगर प्रशांत हो तो उसको पैसिफिक भी आप बोल सकते हो, ओशन के बेसिस पे। ठीक है, तो वैसे बोलना मत, नाराज हो सकता है, अगर आपका अच्छा दोस्त हुआ तो क्या पता नाराज हो जाए। ठीक है, वैसे दोस्त नाराज नहीं होते। चलो, पैसिफिक ओशन प्रशांत को बोलते हैं, लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, लार्जेस्ट ओशन है, 1/3 ऑफ द अर्थ पे यही बना हुआ है, अकेला पैसिफिक ओशन है। 1/3 यानी 33% हिस्सा, जितना एशिया लिया बैठा है ना, जितना अकेला जो कॉन्टिनेंट्स का एशिया जितना हिस्सा लिया बैठा है 33.33%, उतना ही हिस्सा पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर भी लिए बैठा है, और इवन एशिया से बड़ा है। ठीक है, छोटा नहीं है, बड़ा है, क्योंकि हमारे पास 71% क्या है, सॉरी 78% क्या है हमारे पास? हमारे पास 78% तो नाइट्रोजन थी। ठीक है, 78% नाइट्रोजन थी, 21% ऑक्सीजन थी। इसके अलावा 71% हमारे पास, 71% हमारे पास जो वाटर बॉडीज है वो है, और बाकी बचा सिर्फ 29% में हमारे पास लैंड बाउंड्रीज, लैंड एरिया था। ठीक है, तो 71% तो हमारे पास पानी ही है। 71%, एक तो 71 का 33.33%, और एक सिर्फ 29 का 33%। 29 का 33% एशिया है, लेकिन 71 का 33.33% आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। तो पैसिफिक ओशन एशिया महाद्वीप से भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी ट्रेंच है, ट्रेंच का मतलब क्या होता है? ठीक है, दुनिया में जो सबसे बड़ी ट्रेंच है, ट्रेंच का मतलब मरियाना जो ट्रेंच है, जिसे गर्त बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्त। मरियाना ट्रेंच हिंदी में क्या बोला जाता है? इसे गर्त बोला जाता है। मरियाना ट्रेंच ये आपको पैसिफिक ओशन में ही देखने को। ठीक है, ट्रेंच एक तरह की खाइयां ही होती है, हिंदी अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें तो जो गर्त है वो एक तरह की खाई होती है। ठीक है, जो मरियाना ट्रेंच है वो डीपेस्ट है, अर्थ की सबसे गहरी खाई है, पैसिफिक ओशन के अंदर ही है। और पैसिफिक ओशन जो है उसकी जो शेप है वो सर्कुलर है, ऐसे सर्कुलर शेप है। ठीक है, और ये राउंड करता है किसको? एशिया के पास भी आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के पास भी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन तीनों के पास आपको ये जो हमारा पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन, दूसरा सबसे बड़ा। इसकी जो शेप है वो एस, एस टाइप से है, ऐसे एस। फ्लैंक्ड है नॉर्थ और साउथ अमेरिका की तरफ, वेस्टर्न साइड में। ठीक है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। मतलब कहने का मतलब है कि जो महाद्वीप है ना, वहां पे ज्यादा पानी मिलेगा आपको। जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के कई जगह फ्लैंक्ड है, खाली है एरिया, और ज्यादा पानी वहां पे देखने को मिलता है। और इसीलिए वहां पे ना नेचुरल पोर्ट्स अपने आप डेवलप हो रखे हैं। नेचुरल हार्बर और पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे, और यूरोप और अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे आपको यह ये नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। वो अटलांटिक ओशन की वजह से ही है। ठीक है, अटलांटिक ओशन की वजह से है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है।
अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा ओशन है जो अपने सबसे बिजी है, ऐसा नहीं कोई उसको काम धंधा नहीं है, लेकिन वो बिजी रूट्स है, क्योंकि कॉमर्स की ट्रेड्स के जो बहुत काम है वो उसी रूट से होते हैं। तो बेसिकली हम अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं। अटलांटिक ओशन की पोजीशन जो है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, देखो एक तरफ तो हमारा यूरोप आ जाता है। ठीक है, एक सेकंड इसको क्लियर करते हैं पहले डायरेक्शन को, क्या समझाता हूँ। जैसे एक तरफ तो हमारा यूरोप है, एक तरफ हमारा नॉर्थ अमेरिका है, एक तरफ हमारा साउथ अमेरिका है, इधर हमारा अफ्रीका है, इनके बीच में है ये ऐसे एशिया, इनके बीच में एशिया में यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेचुरल हार्बर पोर्ट्स ही डेवलप हो जाते हैं, अपने आप डेवलप हो जाते हैं। और क्योंकि ये बहुत पुराने समय से ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है अटलांटिक ओशन, तो आज की टाइम पे दुनिया का सबसे बिजी ओशन यही है। ठीक है, इंडियन ओशन, इंडियन ओशंस की बात करें तो ये अकेला ओशन, ये अकेला महासागर ऐसा है जिसे ये हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है, और हिंदुस्तान के नाम से यानी इंडिया के नाम से और भारत के नाम से, जो अकेला ऐसा कह लो कि महासागर है जो किसी देश के नाम। ठीक है, जो शेप है इसकी ट्रायंगुलर है, इसकी शेप कैसी है, ऐसी ट्रायंगुलर है। आपको एक हिस्से में यहाँ पे एशिया देखने को मिलेगा, इस हिस्से में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और इस हिस्से में साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका, या कह लो सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। यही बात है, इसको यहाँ पे आपको बताई गई है कि जो शेप है ओशन की ट्रायंगुलर है, नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज, आगे चलते हैं। साउदर्न ओशन, देखो इस पॉइंट के अंदर है ना, थोड़ा समझ के समझना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ना दो दो ओशंस के एक साथ कंसिडर कर लिया गया, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन जो है ये अपने आप में ही मतलब एक तो अलग अलग डायरेक्शन में है। साउदर्न ओशन साउदर्न हेमिस्फेयर में है, और हमको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका के पास। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, 60 डिग्री जो साउथ का जो एरिया है, 60 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर के बाद साउदर्न ओशन चालू होता है। ठीक है, और आर्कटिक ओशन है ये अंटार्कटिक सर्कल यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ के पास चालू होता है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल के पास मिलेगा आपको, साउदर्न ओशन आपको साउथ पोल के पास मिलेगा। और जो आर्कटिक ओशन है इसको पैसिफिक ओशन से अलग करने वाली एक जल संधि है, यानी जल डमरू संधि बोलो या जल संधि बोलो, या इंग्लिश में इसको स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम है बैरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है, बैरिंग स्ट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बैरिंग स्ट्रेट के बारे में। और ये अकेला ऐसा ओशन है देखो जो एशिया प्लस यूरोप यानी यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका दोनों से अपनी बाउंड्री टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है बायोस्फीयर। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर तो सीधा सीधा बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन, और जीवन से बन गया जीव, तो हो गया जीव मंडल। ठीक है, बायोस्फीयर क्या हो गया, जीव मंडल, जीव मंडल। तो ये जीव मंडल क्या है, यहाँ पे आपको जो एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े हाथी तक या कुछ भी लगा लो, जो भी चीज जीवित है, चाहे वो एटमोस्फेयर में है, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर में है, और चाहे वो लिथोस्फेयर में है, ये वो एरिया है बायोस्फीयर, उस एरिया को कहते हैं जहां पे किसी भी एयर वाटर लैंड सब एक साथ में आपको देखने को मिलेगी। हर तरह के जीवन की जो फॉर्म्स है, लाइफ है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये होता है बायोस्फीयर। ठीक है, एनसीईआरटी से अच्छे से एक बार रिवाइज आप कर सकते हैं इस चैप्टर को, अगर समझना चाहें देखना चाहें तो। और इसके अलावा ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो थोड़ा सा क्लास भी आई थिंक लेंथी हो रही है, तो इसको फटाफट समराइज करते हैं और फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ जी, चैप्टर भी खत्म हो गया है, बस एक इंटरेस्टिंग टर्म्स एंड फैक्ट्स बचे हुए हैं।
तो इन इंटरेस्टिंग टर्म्स एंड फैक्ट्स की बात करते हैं। ये क्या है? ये स्ट्रेट है। इट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू वाटर लार्ज वाटर बॉडीज। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब वो जल जल संधि डमरू वाला जो मैंने आपको बताया था अभी, जल संधि जिसको बोलते हैं, या जल संधि, जल डमरू संधि, जो जो भी आपको बुक्स में लिखा मिले। एनसीईआरटी में जल डमरू संधि लिखते लिखा मिलेगा, और कई बुक्स में आपको सिर्फ जल संधि लिखा हुआ मिलेगा। इसको बोलते हैं, ये वो नैरो पैसेज ऑफ वाटर है जहां पे दोनों तरफ दो वाटर बॉडीज होती हैं। वाटर बॉडीज यानी या तो मान लो कोई समुद्र है या कोई महासागर है, ओशन है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, पाल्क स्ट्रेट, पाक जल संधि। ठीक है। उसके बाद इस्थमस, इस्थमस जस्ट उल्टा है स्ट्रेट का। वहां पे वाटर बॉडीज जुड़ती हैं, यहाँ पे लैंड मास यानी लैंड जुड़ते हैं, जमीनी तौर से जुड़े हुए हैं। पतला सा एक हिस्सा है जिसके दो तरफ, जिसके दोनों तरफ कोई जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एटमोस का मतलब होता है वेपर। ठीक है। इसे बना एटमोस्फेयर, लिथोस से बना लिथोस्फेयर। और ह्यूडर, ह्यूडोर का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में वाटर, और इसे ह्यूडोर वर्ड से बनाया हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। और बायोस का मतलब होता है लाइफ, और इससे बना हमारा बायोस्फीयर। नेक्स्ट इज एडमंड हिलरी, ये न्यूजीलैंड के हैं, और टेंजिंग नॉर्गे शेरपा, ये इंडिया के हैं। ये पहले जो व्यक्ति हैं, दे वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट ऑन 29 मई 1953। एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड से है, और इंडिया का तेंजिंग नॉर्गे, इनके नाम से इंडिया में अवार्ड भी मिलता है, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड। ठीक है। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंटेन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और कब की थी ये? 29 मई 1953 को। उसके अलावा जुंको ताबई, ये जापान की हैं। ये पहले जुंको ताबई, ये नाम से कंफ्यूज मत होना, ये फर्स्ट वुमेन है। ठीक है। जो रीच द समिट ऑन 16 मई 1975, जो जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को 16 मई 1975 में। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन बचेंद्री पाल, ये 23 मई 1924, सॉरी नॉट नॉट 24, 24 हो गया तो उनसे ही पहले हो जाता। 23 मई 1984, गलती से 24 निकल गया, 1984। ठीक है। 23 मई 1984, ये इन्होंने, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली। ठीक है। तो ये कुछ हाईएस्ट पीक के बारे में, कौन कैसे चढ़ा, ये हमने सीखा इस चैप्टर में। और हाँ, अब आते हैं हमारे अनाउंसमेंट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहूँ कि यूपीएससी के लिए और एचपीएससी के लिए, यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है, जिस जो भी स्टेट्स का हो, किसी भी स्टेट का, इनके लिए हमारी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, चल रही हैं, जिसको हमने बहुत मिनिमल फीस पे रखा है। ओनली अगर आपको फीस अच्छी नहीं लगती, मतलब आप पहले तो मिनिमम 7 दिन का डेमो ले सकते हैं, 7 डेज का डेमो ले सकते हैं, और डेमो के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्लासेस लेनी नहीं लेनी। और उसके वो भी आपको सिर्फ ओनली 2000 रुपीज पर मंथ के ऊपर आपको यूपीएससी और एचपीएससी की क्लासेस मिलेंगी। ये मंथली रखने का मेरा एरिया इसीलिए है कि आपको जिस महीने लगे कि पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। जिस महीने आपको लगे आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, आप जा सकते हैं। अदरवाइज हमारे साथ कंटिन्यू रह के आप तैयारी कर सकते हैं। 2000 रुपये महीना। एक ये पर्सनल क्लासेस, पर्सनल मेंटोरिंग क्लासेस हैं, जिनके अंदर क्लासेस भी होती हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपके लिए इवन हर वो पॉसिबल तरीका खोजा जाता है जिससे आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके, और बेहतर से बेहतर किया जा सके। चाहे आपने जस्ट अभी 12th पास ही क्यों ना की हो, 12th पास के बाद अगर आपका ड्रीम है, या आपके बच्चों का अगर ड्रीम है, या आप अपने बच्चों को एक अच्छे ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं, या खुद एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आपको मेरा जो नंबर है, मेरा जो नंबर है
उस पे कॉल करके मुझे बताना होगा। मैं आपको डायरेक्टली आप नंबर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आपके लिंक मिल जाएगा मेरी क्लासेस के लिए। 9034 145 146 आनंद नाम है, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी थोड़ी देर में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।